सिलेबस से रिलेटेड जो बातें डिस्कस की थी, उसमें हमने एक सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में आपको बताया था, जिसमें कि हमने बताया कि पहले इकोनॉमिक्स था, जो बेस है, जो आधार है, वो इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स के बाद इकोनॉमी आया। इकोनॉमी उसी का पार्ट है, यानी मैक्रो का पार्ट है, जो हमने कल बताया था कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में, नॉर्वे के इकोनॉमिक्स जो थे रेगनर फ्रिश ने दो पार्ट में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियों के आधार पे इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को दो पार्ट में ब्रेक किया था, जिसमें एक माइक्रो था, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स था, जो बृहत अर्थशास्त्र था। ठीक है, तो बृहत अर्थशास्त्र का ही आपका इकोनॉमी एक पार्ट है। अब इसमें हमने आपको बताया कि इकोनॉमी में क्या क्या चीज पढ़ना है, आपको किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको स्टडी करना है। तो इकोनॉमी में सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक तो डेफिनेशन हो जाएगा, परिभाषाएं हो जाएंगी। दूसरी बात हमने बताया आपको कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, क्या है उनका टाइप्स क्या है। तो उसमें आपने देखा कि एक हमने बताया आपको क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना, बंद अर्थव्यवस्था, और एक हमने आपको बताया ओपन इकोनॉमी, यानी खुली अर्थव्यवस्था। और आपने इन दोनों का मीनिंग भी समझा कि खुली अर्थव्यवस्था में एक देश दूसरे देश के साथ इजी वे में ट्रेडिंग कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकती है। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में वो एक देश दूसरे देशों के साथ में आर्थिक गतिविधियां नहीं करती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो पाती है, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी हो गया। इसके बाद हमने इकोनॉमिक सिस्टम की बात की थी कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इसका किस तरह का स्ट्रक्चर हो, किस तरह का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपने तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, है ना। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आपने फर्स्ट में जो पढ़ा वो था आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें कि सारे जो रिसोर्सेस होते हैं उन पे पूंजीपति का हाथ होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का वो हाथ रहता है, सब कुछ उसी के ओनरशिप में रहता है, सबका मालिक वही रहता है, वही ऑर्गेनाइज करता है सारा चीज। और दूसरा इसका टाइप था सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने आपको बताया कि जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस है, उसका ओनरशिप, उसका अधिकार, उसका मालिकाना हक वो पब्लिक के पास रहता है, यानी सरकारें उसको ऑपरेट करती हैं। और थर्ड जो था वो मिक्स इकोनॉमी था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कि आपने देखा कि दोनों का मिक्सअप फॉर्म होता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों वहां पे क्या होती है, मिली हुई रहती है और काम करती है वहां। तो ये तीन तरह का आपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखा था। इसके बाद हमने नेक्स्ट में आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हमने आपको तीन सेक्टर डिस्कस किया था। एक प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें क्या आते हैं, एग्रीकल्चरल, कृषि एवं उससे संबंधित जो भी व्यवसाय है, अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज, कृषि एवं उससे जुड़े हुए जो भी क्रियाएं हैं, जो भी एक्टिविटीज है, वो सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आप देखे होंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि जो आजादी के बाद, फ्रीडम के बाद जो ये जो टाइम आया, उसमें आपने देखा होगा कि शुरू में एग्रीकल्चरल सेक्टर का बहुत कंट्रीब्यूशन होता था जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक, के आगे हम आपको बताएंगे कि जीडीपी क्या है। तो उसमें एग्रीकल्चरल का कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक था उस समय। फिर धीरे धीरे देखा गया कि नहीं, थोड़ा सा डेवलपमेंट और होनी चाहिए, तो उन्होंने इंडस्ट्री की ओर बढ़ना चालू कर दिया। इंडस्ट्री धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने लगा इंडिया में, और हमने बताया था एलपीजी मॉडल 1991 के बाद और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्री सेक्टर में। तो ये तो प्राइमरी हो गया, एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटी। अब सेकेंडरी जो था, है ना, जो द्वितीयक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी
एरिया जो बोलते हैं, उसमें आपका इंडस्ट्री था। सेकेंडरी सेक्टर में आपका इंडस्ट्री आ गया, यानी इंडस्ट्री क्या करता है कि रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से लेता है इनपुट के तौर पे और उसको प्रोसेसिंग करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कच्चा माल प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त करता है, प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद आपको गुड्स दे देता है, उत्पाद आपको बना के दे देता है फाइनल। तो इंडस्ट्री का जो समय रहा वो आपका सेकेंडरी स्टेज इसको बोलते हैं, सेकेंडरी आपका सेक्टर हो जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में ये आता है। अब थर्ड जो लास्ट था वो सर्विस सेक्टर था। तो हमने आपको बताया था कि सर्विस सेक्टर आज के डेट में अगर देखें तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का। सर्विस सेक्टर से जितना इनकम गवर्नमेंट को आ रहा है उतना ना तो वो इंडस्ट्री से कवर अप कर पा रहा है, ना तो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर से कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा आज जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी में वो आपका है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। और हमने कल आपको बताया था कि सेवा क्षेत्र में टेंजिबल और इनटेंजिबल एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो टेंजिबल सर्विस सेक्टर में नहीं आता है, इनटेंजिबल आता है, अदृश्य। वो दिखेगा नहीं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज है। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ये सारी क्या हो गया, सर्विस सेक्टर हो। तो यहां तक हमने आपको बताया था कि इकोनॉमी में इतना पढ़ना है। आज हम डैश दे के आपको लिखवाए होंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास के अंदर में आप कौन कौन से टॉपिक को रख लीजिए वो हम आपको आज बताते हैं कि इसके अंदर में हम बस एक सिस्टमैटिक स्टडी प्लान आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सिस्टमैटिक आप स्टडी करेंगे इंडियन इकोनॉमी का, उसी का हम प्लान बता रहे हैं। तो हम अब आएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या आपको पढ़ना होगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हेडिंग दे देंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसमें लिखेंगे कंटेंट कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की चर्चा हम करेंगे। लिख लीजिए सबसे पहला पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगा तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से अवयव हैं जिनको कि देखने के बाद ये बोला जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया की। इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको कैसे मेजर करेंगे, इसे कैसे पता करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके कुछ मेजरमेंट टूल्स भी हैं जिसके बारे में अभी बताएंगे। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया में आप सबसे पहला जो कंटेंट लिखेंगे वो लिखिए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय आय और इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इंडिकेटर है, वो कंपोनेंट है जिसके बेस पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता चलता है। ठीक है, तो ये तो एक कंपोनेंट आपका हो गया, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे अवयव हैं। तो एक तो ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, जिसमें कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को। जब हम सिस्टमैटिक स्टडी आपको पढ़ाना चालू करेंगे तो हम बताएंगे कि नेशनल इनकम क्या है और इसको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं। इसके साथ साथ नेशनल इनकम तो आप जान गए, उसके बाद आपको डिटर्मिनेशन करना होगा, यानी निर्धारण करना होगा, निकालना होगा। लिख लीजिए डिटर्मिनेशन, ब्रैकेट में लिखिएगा निर्धारण, डिटर्मिनेशन ब्रैकेट में निर्धारण करके और उसमें डैश देके लिखिए। डिटर्मिनेशन, निर्धारण, किस किस चीज को आपको निर्धारण करना होगा, क्या क्या चीज आपको निकालना होगा और उसको आप कैसे निकालेंगे, हाउ टू कंप्यूट दिस फैक्टर्स, वो हम आपको जब सिस्टमैटिक स्टडी बताएंगे तब वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको कंप्यूट करते हैं, कैसे इसको निकालने का तरीका है।
तो उसमें पहला लिखिए फैक्टर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिटर्मिनेशन लिखने के बाद डैश देके पहला आइटम लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सेकंड में लिखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी इसका हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। एक हो गया आपका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे जीडीपी के बारे में, अक्सर हाँ न्यूज में देखते होंगे, हर जगह पे देखे होंगे कि जीडीपी क्या है इंडिया का, इसका जीडीपी क्या है, और उससे पता चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका कितना। तो जीडीपी हो गया आपका, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। अब आगे लिखेंगे इसमें कि आपको और क्या डिटर्मिनेशन करना होगा और क्या निर्धारण करना होगा। तो थर्ड में आप लिखेंगे सॉरी, हाँ ठीक है, आवाज जा रही होगी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका हिंदी आप लिखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और फिर नेक्स्ट लिखेंगे डिटर्मिनेशन, आपको क्या करना है, तो फोर्थ आइटम आप लिखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये तो हो गया आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या इसके इंडिकेटर्स हैं, जिसको कि फाइंड आउट करने के बाद ये पता चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, जिसमें आपका नेशनल इनकम, जीडीपी है ना, एनडीपी, नेशनल आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ये सारा जो आपका है डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है, कुछ कुछ क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे, इसको हम आगे बताएंगे। बस ये आप देखिए कि कंटेंट में आपको ये सारी चीज पढ़ना है। आगे जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, जो कंपोनेंट आता है वो आता है मॉनेटरी पॉलिसी। हेडिंग दे दीजिए मॉनेटरी पॉलिसी, और इसका जो हिंदी है वो होता है मौद्रिक नीति। तो चूंकि इंडिया में है तो इंडिया का हम आप पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत का मौद्रिक नीति। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कहते किसको है और इसमें क्या होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से मीनिंग सिंपल आप ये लगाइए कि उन सभी व्ययों से है ना, उन सभी उपायों से है, व्ययों से है। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं बस एक स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको कि मॉनेटरी पॉलिसीज का मीनिंग ये है, आशय ये है कि आप कोई भी जो उपाय करते हैं, कोई भी आप उपाय लगाते हैं मुद्रा को कलेक्ट करने में, कि मुद्रा को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, यानी सप्लाई ऑफ मनी। आप मॉनेटरी पॉलिसी में डैश देके एक पॉइंट लिखिए, सप्लाई ऑफ मनी लिखिए, मुद्रा की आपूर्ति, इसको हिंदी में लिखेंगे मुद्रा की आपूर्ति। एवं सप्लाई ऑफ मनी हो गया, एंड करके लिखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स हो गया
समाज का व्यय हो गया, आपका ये जो एक्सपेंडिचर यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो व्यय है, ठीक है। तो यहाँ पे मौद्रिक नीति से आशय उन उपायों से है, उन सिस्टम से है जो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है, सप्लाई ऑफ मनी को मैनेज करता है, साथ ही साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर की उसको जो व्यय जनता के द्वारा जो व्यय किया जाता है उसको भी वो नियंत्रित करता है। तो भारत सरकार की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें आप देखेंगे बहुत ही पॉपुलर इसका टॉपिक है, बहुत ही पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है इसका, जैसे आप पढ़ते होंगे इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का आपका क्या है? पार्ट। क्योंकि इन्फ्लेशन के थ्रू सरकारें क्या करती हैं कि जो जनता का जो एक्सपेंस है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो व्यय कर रही है जनता, उसको कंट्रोल करती है। और आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं, तो मुद्रास्फीति में क्या होता है कि आपका जो करेंसी है, आपका जो रुपया है, उसका वैल्यू कम जाता है, उसका करेंसी का पावर कम हो जाता है, और जो बाजार में प्रोडक्ट है वो कॉस्टली हो जाते हैं। सीधी सी अर्थों में अगर बोले इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब कि महंगाई बढ़ जाना, क्योंकि आपके पास जो करेंसी है, आपके पास जो रुपया है, उसका पावर उतना नहीं रह जाता है, सरकार उसके पावर को कम करती है और प्रोडक्ट क्या होता है? कॉस्टली हो जाता है। एक तो ये टेक्निक है कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का। तो इन्फ्लेशन एक सिचुएशन है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में पहला सिचुएशन तो इन्फ्लेशन का है। इसी क्रम में आप आगे लिखेंगे डिफ्लेशन, आगे लिखते जाइए, इन्फ्लेशन लिख लीजिए फर्स्ट में। इन्फ्लेशन मीन्स हो गया आपका मुद्रास्फीति। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, DEFLATION, डिफ्लेशन, इसको मुद्रा संकुचन बोलते हैं हम लोग, डिफ्लेशन। इसको लिख लीजिए मुद्रा संकुचन, हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो। इसको आगे बताएंगे हम कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इसी क्रम में और भी आपको पढ़ना है, लिखिए डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। आप डिसइन्फ्लेशन लिख लिए होंगे, लिखिए मुद्रा अपस्फीति, इसका हिंदी लिखेंगे डिसइन्फ्लेशन का मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति। आगे लिखेंगे रिफ्लेशन, रिफ्लेशन लिख लेंगे आगे। मुद्रा संस्फीति लिखेंगे, रिफ्लेशन का हिंदी लिखेंगे मुद्रा संस्फीति। ये हम आगे बताएंगे आपको कि इसका डेफिनेशन क्या है और इसमें क्या होता है, किस तरह की टेक्निक्स है, किस तरह की टूल्स है जो गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इसको बनाता है। आगे लिखेंगे स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, STAGFLATION, स्टैगफ्लेशन। इसका हिंदी लिख लेंगे स्टैगफ्लेशन का आर्थिक निष्क्रियता एवं स्फीति, आर्थिक निष्क्रियता व स्फीति, इसकी हिंदी हो गई आर्थिक निष्क्रियता व स्फीति। और एक इसमें आप और पढ़ेंगे, उसको स्लम्पफ्लेशन बोलते हैं, लिख लीजिए स्लम्पफ्लेशन, SLUMP, स्लम्प, FLATION, स्लम्पफ्लेशन।
इसका हिंदी लिखेंगे, स्लमफ्लेशन का हिंदी लिखेंगे आर्थिक गिरावट, आर्थिक गिरावट व अस्फीति, आर्थिक गिरावट व अस्फीति। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिक भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है, स्टेगफ्लेशन है, स्लमफ्लेशन है ना, डिसइन्फ्लेशन है। तो ये सारी चीजें आपको मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ने की जरूरत है। इसको जानना चाहिए आपको कि ये होता क्या है और इससे कैसे हम कंट्रोल करते हैं। कि मौद्रिक नीति में आप क्या पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में उन उपायों को पढ़ते हैं, उन टेक्निक्स को पढ़ते हैं जो सप्लाई ऑफ मनी और पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्म्स बनाता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है और ये सारा जो है आपका एक कंट्रोलिंग टूल्स है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, है ना, स्लमफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ये सारा आपका टूल्स है जिसके थ्रू सरकारें कभी-कभी पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गया जिसको कि आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आप हेडिंग देंगे फिस्कल पॉलिसी। आपने इसका भी नाम सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर ये सब वर्ड है इंडियन इकोनॉमी का। फिस्कल पॉलिसी, इसका हिंदी होता है राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी, FISCL, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। अब फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, एक मोटा मोटी हम आपको स्टेटमेंट दे देते हैं कि एक फिस्कल पॉलिसी में एक्चुअली होता क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी में ये होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जिसको सार्वजनिक व्यय आप बोलते हैं, तो सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, जिसको पब्लिक इनकम बोलेंगे, है ना, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और लोन लेना, है ना, ऋण, सार्वजनिक ऋण, जो पब्लिक लोन होता है वो हो गया, और सामान्य वित्तीय प्रशासन। सामान्य वित्तीय प्रशासन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, नॉर्म्स बनाता है, रूल्स बनाता है। तो राजकोषीय नीति में क्या होता है, आपका व्यय, है ना, व्यय कौन सा, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण और सामान्य वित्तीय प्रशासन से संबंधित जो नीति बनाई जाती है, भारत सरकार जो नीति बनाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं राजकोषीय नीति। और इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो और सिंपल तरीके से जानना चाहेंगे तो आप ऐसे समझिए कि सरकारें कहां से इनकम लाएगी, आय कहां से लाएगी सरकार, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में विचार करना। सरकार खर्च कहां करेगी, सार्वजनिक व्यय मीन्स कि वो कहां कहां खर्च करेगी, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में विचार करना। उसके बाद सार्वजनिक ऋण कि वो कहां से उधार लेगी, उसको पैसे की कमी हो गई है, उसकी फंडिंग की कमी हो गई है, तो वो ऋण के थ्रू उसको पूरा करती है, तो वो कहां कहां से ऋण ले सकती है। और साथ ही साथ सामान्य जो वित्तीय प्रशासन है, सामान्य वित्तीय आपका जो प्रशासन है, उससे संबंधित नीति बनाने का काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। अब आप यहाँ पे एक चीज ऐड कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि यहां से लिंक है बिल्कुल वो, जैसे हमने आपको बोला कि कहां से आय लाएगी सरकारें, कहां से आय लाती है, राजकोषीय नीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि कहां से आय लाएगी। तो आप लोग को मालूम होगा, आप लोग को जरूर मालूम होगा कि सरकार की जो आय है उसका सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो कर होता है, जिसको टैक्स आप लोग बोलते हैं। तो कर के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से सरकारें आय को जनरेट करती है, इनकम को लाती है, और उसी
कर के पैसों से जो आप कर देते हैं, टैक्स जो पेयर है, जो टैक्स दे रहा है, और वो जो सरकार कलेक्ट कर रही है टैक्स, उन्हीं पैसों से वो क्या करती है, सार्वजनिक व्यय करती है कि भाई सड़कें बनानी है, पुल बनाना है, शिक्षा में खर्च करना है, स्वास्थ्य में खर्च करना है। तो यहाँ पे एक चीज आप ऐड कर देंगे, टैक्सेशन, है ना, लिख लीजिए, टैक्सेशन, कराधान, हिंदी में उसको बोलते हैं कराधान, टैक्सेशन। और आपको यहाँ पे ये पॉइंट जरूर लिखना चाहिए कि सरकार का जो सबसे बड़ा आय का जो स्रोत है वो क्या है, टैक्स है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज टैक्स। सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई सरकार के आय का है तो वो है टैक्स। और टैक्सेशन जो है, कराधान है, ये भी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो इसके बारे में भी आपको पढ़नी चाहिए। आप इसमें जानेंगे आगे, इसको डिवाइड कर दीजिए दो पार्ट में। आप टैक्स को दो पार्ट में यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, चूंकि इससे लिंक हो गया है इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो टैक्स को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आप इसको लिख लेंगे, टैक्स का दो पार्ट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट होगा डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी लिख लेंगे प्रत्यक्ष कर। और दूसरा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कर। अब आगे हम आपको इसमें बताएंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्टली इम्पोज्ड होता है, आगे हम बताएंगे, इसको आपको बताएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, इंडिपेंडेंट पॉइंट लिखिए, टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, भारत में कर सुधार, हिंदी में लिखेंगे भारत में कर सुधार। टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में कर सुधार। आप देखेंगे, आपने बहुत ये पॉपुलर नाम सुना होगा जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तुओं एवं सेवाओं का कर। काफी ज्यादा बर्निंग इशू है, काफी ज्यादा डिबेटेबल ये है, टॉपिक है ये अभी, कि जीएसटी से क्या इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा, जीएसटी आने से किन किन चीजों में सहूलियत हुई, किन किन चीजों में गड़बड़ी हुई। तो जीएसटी एक बर्निंग इशू है आज के डेट में, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में ये लॉन्च हुआ है, और सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सारे अप्रत्यक्ष करों को अपने अंदर समा लिया है। अप्रत्यक्ष कर बहुत सारे होते थे, सेवा कर है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट था, विक्रय कर था, केंद्रीय विक्रय कर था। तो इन सारे को अपने अंदर में समेटकर एक सेल्फ इंडिपेंडेंट एकदम हो गया, जिसका नाम है एक सेंट्रलाइज्ड टैक्स हो गया, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे जब आएंगे इस सेक्शन। तो टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया में आप जीएसटी डैश देके लिख सकते हैं कि अभी का सबसे बड़ा कर सुधार का जो काम हुआ है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में हुआ है, वस्तुओं एवं सेवाओं का कर में हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे आपका ये हो चुका है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आप लोगों ने जान लिया। टैक्स के बारे में आपने जाना कि टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया का जीएसटी अभी सबसे बड़ा एग्जांपल एक है। आगे हम चलेंगे, आगे एक हेडिंग दे दीजिए, वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ही ये सारा कंटेंट आपको पढ़ना है। आगे नेक्स्ट टॉपिक एक हेडिंग दीजिए आप लोग, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां पे भी हम बोलेंगे कि ये कंपोनेंट सी है,
लेकिन कहीं कहीं पे इसको स्पेशली मापांकन बोला जाता है, मेजरमेंट टूल्स बोला जाता है, किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, लिखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, हिंदी में लिख लेंगे मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। इसी क्रम में सेकंड में लिखेंगे, आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, आजकल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मेजरमेंट टूल्स है जो काफी पॉपुलर हुआ है, हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक। अभी आप लिखिएगा नहीं, खुशहाली सूचकांक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि कौन सा राष्ट्र, कौन सा देश कितना खुशहाल है, ये भी आपके आर्थिक विकास को बताएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताएगा कि कौन सा कंट्री कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, और उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से वहां के पब्लिक, वहां की जो भी जनता है वो कितना खुश है, कितना खुश रह रहा है, उसका भी एक सूचकांक बनाया गया है, इंडेक्स बनाया गया है। और उस इंडेक्स से भी आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिलेट किया गया है कि जितना ज्यादा खुश होगा राष्ट्र उतना ही उसका अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बना। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स आप जो देख रहे हैं कंट्री में आया है, हैप्पीनेस इंडेक्स, वो बहुत ही पॉपुलर है। इसमें आप लिख लेंगे, लिखिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। सकल राष्ट्रीय, हिंदी में लिखेंगे सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक, सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक। और आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में ही ये इंडेक्स के बेस पे निकला था कि कौन सा जो कंट्री है वो कितना खुशहाल है। तो आपको इसमें ये सारी चीज पढ़नी होगी कि ये कैसे, इसको हाउ टू कंप्यूट हैप्पीनेस इंडेक्स, कैसे इसको निकालते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कितना खुशहाल कौन देश है। इसको जानना थोड़ा सा टफ लगता है कि कौन खुश है। कभी कभी होता है चेहरे पे खुशी होती है लेकिन अंदर से वो खुशी नहीं रहती है, गम ही रहता है, तो वैसे में तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इंडेक्स ये चूंकि ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मेजरमेंट थोड़ा टफ होता है, इसको मेजर करना, मापना बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है बहुत कुछ आज बहुत खुश है, ये भी हो सकता है कि 10 दिन खुश है, 15 दिन ये है। तो उसको कैसे वो इंडेक्स को प्रिपेयर करते हैं, कैसे उस इंडेक्स को बनाते हैं, जिससे कि पता लगता है कि कौन कंट्री में किसका हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा है, कम है। तो ये हम जब आएंगे स्टडी में, कोर स्टडी में, तो हम वहां पे पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट इसी में ऐड कीजिए एक, इसी में ऐड करने का मतलब जो अभी हम बता रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा, लिखिए ग्रीन जीडीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन जीडीपी, इसका हिंदी होगा हरित जीडीपी, और जीडीपी का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा इंडेक्स की। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको पढ़ना है ग्रॉस
नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये तो हो चुका था, हम ग्रीन जीडीपी की बात कर रहे थे सर। हाँ ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी यानी ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी लिख लेंगे हरित सकल घरेलू उत्पाद। ग्रीन कहीं भी आ जाए ना तो आप समझ लीजिएगा कि ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मीन्स कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आगे हम आपको बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो उसमें ये जो ग्रीन जीडीपी है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो आगे हम बताएंगे, आपको पढ़ना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आगे पढ़ना है, इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ना है, उसका डिस्कशन करेंगे। तो अभी आपने लिखा होगा ग्रीन जीडीपी, है ना, तो यहाँ पे आपका हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्रीन जीडीपी और हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होगी। तो ये सारा मेजरमेंट टूल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग स्टडी करेंगे, इसको मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, किस तरह से होता है, और इसको कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करता है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब एक टॉपिक आप लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट टॉपिक में अब आ जाएंगे, और लिखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन यूपीएससी में आपको पूछता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर की पहले बात करते हैं, तो इसमें आपको बैंकिंग से रिलेटेड सारा टर्मिनोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, आरबीआई से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा कि आरबीआई क्या है, आरबीआई क्यों है, सेंट्रल बैंक क्यों इसको बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप लिख लीजिए आरबीआई, कुछ ऐसे स्पेसिफिक बैंक है, कुछ ऐसे विशिष्ट बैंक है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप लिख लीजिए आरबीआई, कॉमा देंगे, सिडबी लिखिए, सिडबी, SIDBI, SIDBI, इसको सिडबी बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का ये फुल फॉर्म है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ठीक है। आप अभी सिडबी लिख ले, जब हम पढ़ाएंगे आपको तो इसको एक एक करके सब बताएंगे। आगे डैश देके लिखिए IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं IDBI, इसको भी आप नोट करेंगे। ICICI नाम सुना होगा आपने, काफी पॉपुलर बैंक है, कमर्शियल बैंक है ये, ICICI एटसेट्रा कर दीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी आपको बैंकिंग सेक्टर में, एटसेट्रा कर दीजिए। अब हम आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं। अब फाइनेंशियल सेक्टर लिख देंगे, तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो फाइनेंशियल मार्केट है। इससे क्वेश्चन देखा गया है कि पूछता है, इस सेक्शन से क्वेश्चन उठता है फाइनेंशियल मार्केट, इसको हम लोग बोलेंगे वित्तीय बाजार, हिंदी में बोलेंगे वित्तीय बाजार। तो इसके अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है हम बताएंगे। ये वो मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन किया जाता है। सिक्योरिटीज मींस इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ऋण पत्र जिसको बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, ये सारा का खरीद बिक्री आप करेंगे तो उस मार्केट को हम बोलते हैं वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। अब इस वित्तीय बाजार को दो पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं, दो पार्ट में आप इसको ब्रेक कर दीजिए। फाइनेंशियल मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाजार को दो पार्ट में आप डिवाइड कीजिए और लिखिए, पहला पार्ट लिखिए मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, हिंदी में लिखेंगे मुद्रा बाजार। तो मनी मार्केट क्या है, एक बस छोटा सा डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। मुद्रा बाजार वो बाजार है जहां पे शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए, जहां पे सिक्योरिटी को सेल और परचेज करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं
मनी मार्केट। इंग्लिश में अगर बोलना रहे तो आप बोलेंगे दोज मार्केट्स विच डील्स विथ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। वो बाजार जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को डील करता है, ट्रेड करता है, सेल परचेज करता है, उसी को हम मुद्रा बाजार बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म यूज हो रहा है। शॉर्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आगे बताएंगे कि कौन कौन से इसमें इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। दूसरा जो पार्ट आप डिवाइड कीजिए वो होगा कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। दूसरा पॉइंट आप नोट करें, कैपिटल मार्केट जिसका हिंदी होगा पूंजी बाजार। इसको अगर डिफाइन करना रहे तो बहुत इजी है। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दोज मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। दोज मार्केट्स, जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख लेंगे, दोज मार्केट्स वेयर long term securities are traded। इसको हिंदी में आप लोग लिख लेंगे कि वे बाजार जहां लॉन्ग टर्म प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज को प्रतिभूति भी बोलते हैं, है ना। तो लॉन्ग टर्म मीन्स लंबी अवधि वाला जो प्रतिभूति है उसका खरीद बिक्री करते हैं, उसको खरीदते हैं, उसको बेचते हैं। वैसा बाजार जहां पे लंबी अवधि वाले सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और बेचते हैं, वैसे मार्केट को हम बोलते हैं पूंजी बाजार। तो आप दोनों में डिफरेंस देख रहे होंगे। यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म होता है और कैपिटल मार्केट में आपका लॉन्ग टर्म हो रहा है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। एक में कम समय अवधि के लिए होता है मनी मार्केट, जिसको बोलते हैं मुद्रा बाजार बोलते हैं, जिसमें कम अवधि के जो सिक्योरिटीज हैं उनको बेचते हैं, उसको खरीदते हैं। दूसरा जो है आपका पूंजी बाजार है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो लंबी अवधि वाले हैं, इसको बोला जाता है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से जो अधिक होते हैं प्रतिभूति, उसका हम सेल और परचेज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक पार्ट और ब्रेक आप कीजिएगा। आपने जो कैपिटल मार्केट लिखा है पूंजी बाजार, उसको 2 पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए। पूंजी बाजार को आप 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए और पहला पार्ट में लिखिए प्राइमरी मार्केट, उसका हिंदी हो जाएगा प्राथमिक बाजार। प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार। और दूसरा पार्ट ब्रेक कर लीजिए सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जिसको बोलते हैं द्वितीयक बाजार। और द्वितीयक बाजार जो है, जो सेकेंडरी मार्केट है, उसी को हम दूसरे टर्म में बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। द्वितीयक बाजार को ही हम क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। और आज के डेट में आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी से एडवांस इकोनॉमी का क्वेश्चन ज्यादा आने लगा है। अब इस सेक्टर से आपको क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, इससे रिलेटेड आपको सेबी गाइडलाइन, ये सारी से रिलेटेड अब क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा। मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हम बताएंगे एक एक करके आपको कि मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ये सारी चीजें आपको डिस्कस करेंगे हम इन डेप्थ में, जब स्टडी सिस्टमैटिक होने लगेगा तब। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एग्रीकल्चर। तो कृषि से रिलेटेड आपको बातें जाननी पड़ेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इससे जुड़ा हुआ है, गहराई रूप से, इन डेप्थली जुड़ा हुआ है। इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर को नहीं पढ़ेंगे तो ये अधूरा ही समझिए हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर
यानी कृषि आपको पढ़ना होगा, और इसके अंदर में आप पढ़ेंगे बहुत सारे कंटेंट है, कुछ लिख लीजिए। सबसे जो मेन कंटेंट है वो मैं लिखा देता हूँ, लिखिए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में कृषि सुधार, और इसी में सारा कंटेंट आ जाएगा, भारत में कृषि सुधार। तो सबसे पहले कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी कृषि से रिलेटेड, तभी तो सुधार आया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्यों आया? क्योंकि कुछ गड़बड़ियां होंगी कृषि से रिलेटेड, उसको दूर करने के लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आया। जिस तरह से टैक्स रिफॉर्म्स आपने पढ़ा, कर सुधार, तो कर की कुछ खामियां होंगी पहले, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, एक बार में धीरे धीरे उसमें ट्रायल एंड एरर पे रखते हैं, तब जाके फिर बाद में परफेक्शन। तो आप देखेंगे कि जो भी सुधार है, जो भी रिफॉर्म्स है, यानी कि पहले की गलतियों को उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, पहले की गलतियों को सही करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए रिफॉर्म्स आता है, सुधार। तो भारत में कृषि सुधार आप लिख लेंगे कंटेंट हिंदी में, और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया लिख लेंगे इंग्लिश में। अब यहां तक जब आप पढ़ लेंगे तो आपका ये देखिए मोर और लेस काफी अच्छा कवरेज आपको मिल जाएगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है, कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो डेमोग्राफिक का पार्ट। हम डेमोग्राफिक में चलेंगे तो आपको बताएंगे कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का भी वहां टॉपिक आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस आपको नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब लास्ट में आते हैं, जो चौथा हमने पॉइंट लिखा था, सोशल डेवलपमेंट। तो देखिए सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हेडिंग दे देंगे सोशल डेवलपमेंट। तो सोसाइटी के बारे में पहले जानेंगे। तो सोसाइटी क्या है, समाज क्या है? तो ये एक ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप, व्यक्तियों का एक समूह है जो आपस में म्यूचुअली इंटरेक्टेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, अपनी जरूरतों को एक दूसरे से पूरा करते हैं। तो समाज जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, सामाजिक विकास है, वो बहुत ही भ्रांति वाला शब्द है। इसको भी आप जब पढ़ेंगे सोशियोलॉजी, तो सामाजिक विकास को भी डिफाइन करने में बहुत ही कंट्राडिक्शन है कि किसको सामाजिक विकास बोलेंगे, सोशल डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, इसमें बहुत परेशानी है। बहुत सारे ऑथर कुछ बोलते हैं, और आपको ये भी देखना होगा कि समयकाल, समय जैसे जैसे बीतता जाता है, वैसे वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन भी बदलता जाता है। सॉरी, सोशल डेवलपमेंट, नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। तो सामाजिक विकास हमने लास्ट आपको एरो में इसलिए लिखाया था कि जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक सोशल डेवलपमेंट अधूरा रहता है। अधूरा ही समझिए होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि सोशल डेवलपमेंट अगर आप मानते हैं कि आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर देता है, लाइफ स्टाइल को आपको इम्प्रूव कर देता है। अब पहले लोग घूमता था मारुति सुजुकी से, अब घूम रहा है मर्सिडीज से, अब घूम रहा है लैम्बोर्गिनी से। तो ये बताता है कि सोशल डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है, और ये आप जुड़ा हुआ देखेंगे, हर तरीके से आप जुड़ा हुआ देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ये बिल्कुल ही डायरेक्टली रिलेटेड। तो सोशल डेवलपमेंट मींस आपका लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो रहा है, सोसाइटी में सोसाइटी काफी अच्छा फ्लरिश कर रही है, उसका एडवांसमेंट हो रहा है। अब देखेंगे कि रोबोटिक सिस्टम हांगकांग वगैरह में क्या है कि होटल वगैरह में, होटल या मॉल कहीं जाएंगे तो वहां रोबोटिक सिस्टम से वर्क हो रहा है, तो इसको भी आप सोशल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो ये सब कहां से होगा? जब तक आपका इकोनॉमिक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका सोशल डेवलपमेंट अधूरा रहेगा। तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट में जब आएंगे तो बहुत सारे आयाम हैं, इनको पढ़ेंगे। आगे हम बता देते हैं आपको जो सिलेबस में दिया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका हिंदी होता है सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, नाम से ही पता चल रहा है
कंटिन्यूएशन में डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है, ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है। सतत विकास का मीनिंग हम आपको समझा देते हैं, बहुत इजी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे इस पे डिबेट हो रहा है, इस पे आपका पूरा मीटिंग हो रहा है, पूरा ये ग्रुप बनाया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सारे कंट्री, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही। तो आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट से चेंज होकर कहां चला गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा क्यों हुआ कि डेवलपमेंट को छोड़कर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, विकास को छोड़कर आप सतत विकास की ओर जा रहे हैं? तो आपको एक बात यहां जाननी चाहिए, बहुत इजी, आप समझ लेंगे। इसका डायरेक्टली डेफिनेशन भी पूछ देता है, कभी कभी स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि ये डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट। तो इसमें आप ये समझिए कि कोई भी कंट्री जब डेवलप होता है, कोई भी कंट्री जब विकास करता है, विकास की गति काफी तेज होती है, तो आप वन डायमेंशनल देखते हैं, एक तरफा देखते हैं कि विकास बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में एक और पहलू घूमता रहता है कि वहां पे रिसोर्सेस का बहुत ही भरपूर दोहन होता है। मीन्स रिसोर्सेस धड़ल्ले से उपयोग होते हैं, वहां का एनवायरमेंट से काफी ज्यादा खिलवाड़ होता है। इसीलिए एक लाइन बोला गया है कि विकास जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ापन का ही साया है। तो इसको ऐसे आप समझेंगे कि जो विकास हो रहा है, तो विकास कैसे होगा? आप इंडस्ट्री डेवलप करोगे, आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करोगे, अत्यधिक उत्पादन करोगे। तो आप जब इंडस्ट्री डेवलप करोगे, बड़ी बड़ी मशीन कारखाने आप लगा देंगे, तो उससे जब प्रोडक्शन होगा तो उससे निकलने वाले जो धुआं है, जो गैस है, वो आपके एनवायरमेंट को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। वो आपके वातावरण को क्या कर रहा है, बैलेंस को बिगाड़ रहा है। वहां से जो ठोस कचरा या बहुत तरह का कचरा निकलता है, वो नदियों में जाके मिल जाता है। वो कचरा, कार्बनिक कचरा जो होता है, जो कारखानों वगैरह से निकलता है, और नदियों के जल को दूषित कर रहा है, समुद्र के जल को दूषित कर रहा है। तो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट जितना तेज होगा, उसका एक आयाम निगेटिव होता है कि एनवायरमेंट का जो इफेक्ट, एनवायरमेंट का जो सिचुएशन है, वो काफी खराब होता है। प्राकृतिक संसाधन, जिसको नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं, वो घटने लगता है। अब इसका एग्जांपल हम दे देते हैं आपको कि आप जो पेपर यूज करते हैं, तो पेपर क्या कहां से बनता है? पेड़ से बनता है। अखबार पढ़ रहे हैं आप, पेपर जो लिख रहे हैं, तो आप इसका धड़ल्ले से यूज करेंगे, मतलब मिस यूटिलाइजेशन करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे पेड़ कटती चली जाएगी और आपका जो एनवायरमेंट है, वातावरण में जो बना इकोलॉजी सिस्टम है, वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। और आप कोरोना, उसका ही आप देख सकते हैं, उसी का ये इफेक्ट है कि कोरोना है। भाई आप प्रकृति के खिलाफ जाएंगे, आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, तो बिल्कुल आपको इस तरह की त्रासदी झेलनी पड़ेगी। इसी में एक ऑथर ने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, उसी के आधार पे एक स्टेटमेंट दिया था, ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला था कि जब दुनिया में आखिरी नदी गंदी हो जाएगी, सूख जाएगी, गंदा या सूख जाएगा, और आखिरी पेड़ खत्म हो जाएगा, तो आप महसूस करेंगे कि आप पैसे को नहीं खा सकते हैं और आप पैसे को नहीं पी सकते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये जो स्टेटमेंट है, बहुत ही कड़ा स्टेटमेंट था कि दुनिया की जब आखिरी नदी गंदी हो जाए और आखिरी पेड़ सूख जाएगा, तो पैसे को ना तो आप खा सकते हैं, ना तो आप पी सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है जो इससे निजात दिलाएगा? तो आप एक बात तो यहाँ पे जरूर आप समझ गए होंगे कि जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपके कंट्री को हार्म करता है। जो अनसिस्टमैटिक डेवलपमेंट है, होड़ लगी हुई है कि भाई हम आर्थिक विकास हमारा एकदम बढ़ जाए, उसके लिए धड़ल्ले से रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, धड़ल्ले से पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, धड़ल्ले से नदियां को गंदे कर रहे हैं। सब कुछ बहुत तेजी से करने के चक्कर में वातावरण को ही, जो एनवायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसी को हम
खत्म कर चुके हैं। तब जाके ये दिमाग में वर्ल्ड लेवल पे ये बात चलने लगी कि नहीं भाई, एनवायरनमेंट काफी खराब हो रहा है। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत का जो क्षरण हुआ है, जो धीरे धीरे आपको अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है, सन का जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, उससे बचाता है। अगर उससे ओजोन परत नहीं रहे तो आपको स्किन कैंसर या बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर होते देरी नहीं लगेगा, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, पराबैंगनी किरणें हैं, वो स्किन कैंसर का सबसे बड़ा कारण। तो ओजोन परत आपको बचाए हुए है और आप उसी ओजोन परत को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, बिल्कुल डिप्लेशन स्टेज में लेके जा रहे हैं, क्षय कर रहे हैं उसका। क्यों? क्योंकि आपको डेवलपमेंट करना है, आपको विकास करना है, आर्थिक विकास करना है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, आप ये समझ चुके होंगे सिचुएशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है कि आप विकास करो, कंटिन्यू डेवलपमेंट करो, लेकिन एनवायरनमेंट को देखते हुए और ये समझते हुए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, अपकमिंग जो आपका ये है ना, पीढ़ी है, वो सब उस फैसिलिटीज को अवेल करे, उस फैसिलिटीज को प्राप्त करे जो आज के डेट में आप प्राप्त कर रहे हैं। यानी विकास ऐसा हो जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। आज के डेट में जो आप शुद्ध पानी पी रहे हैं, आपका पीढ़ी, आपका जो अपकमिंग जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी शुद्ध पानी का हकदार हो। आप जो एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, वही ऑक्सीजन आप आने वाली पीढ़ी को दीजिए। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ऐसा विकास कि प्रकृति से खिलवाड़ ना हो, और जो आज के डेट में आप अवेल कर रहे हैं, जो आप फैसिलिटी ले रहे हैं प्रकृति से, वही फैसिलिटीज आप आने वाले पीढ़ी को देंगे। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके लिए क्या करना होगा? आज आप पानी अच्छा पी रहे हैं, आज देख रहे होंगे कि पानी आरओ का पी रहे होंगे आप, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। बहुत सारी जगहों की पानी गंदी हो गई, तो और सिचुएशन खराब ना हो, डेवलपमेंट और हार्म ना कर दे एनवायरनमेंट को, इसके लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना पड़ेगा। तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि काफी बर्निंग इश्यू है, और इस पे हर एक कंट्री में आज मीटिंग हो रहा है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो किया जाए। तो इसमें यही होगा कि थोड़ा सा डेवलपमेंट को कम किया जाएगा, लेकिन आपका एनवायरनमेंट बचा हुआ रहे, इसको मेन फोकस करना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे रहे हैं ये बहुत बड़ा मैटर करेगा। आप इतना गंदा ना कर दें पानी रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस को, कि आने वाली पीढ़ी को पानी पीने नहीं मिला जाए, और जब वो मार्केट निकले तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर, ऐसा सिचुएशन ना आए। तो इस तरह के सिचुएशन से बचाव हो, डेवलपमेंट भी हो, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी आप सेफ रखें। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे आपको पढ़ना है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी में गरीबी, तो लिख लीजिए, हेडिंग ले लीजिए, पॉवर्टी, पॉवर्टी और हिंदी में लिखेंगे गरीबी। तो गरीबी में आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कुछ प्रकार होते हैं, वो आपको पढ़ना है। और इसमें आपको पढ़ना है पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, है ना, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे इंडियन गवर्नमेंट बनाती है, वर्ल्ड लेवल पे पॉवर्टी लाइन का क्या सिचुएशन है, उसमें इंडिया का क्या पोजीशन है, वो हम लोग देखेंगे पॉवर्टी लाइन में। साथ ही साथ इसमें आपको कौन कौन सी ऐसी इम्प्रूवमेंट, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक को इम्प्रूव किया जाए जो गरीबी को दूर करे, गरीबी से निजात दिलाए, और गरीबी का मेन कारण क्या है, कॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का कारण क्या है, ये सारी चीजें आप पॉवर्टी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, उसके बाद आप लिख लीजिए प्रकार, है ना, गरीबी के प्रकार हिंदी में अगर बोलेंगे तो, उसके बाद कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, और इसमें लिख लेंगे सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का समाधान क्या है, कैसे इसको हल किया जाएगा, और एक पॉइंट और लास्ट लिख लीजिएगा पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। आगे जब हम बढ़ेंगे, गरीबी रेखा से जब आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने सिलेबस में देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में,
लिखा गया है डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक जो है वो बहुत ही इसको बोलेंगे कि बहुत ही बड़ा वर्ड है, बहुत छोटा वर्ड नहीं है। डेमोग्राफिक अपने अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट को ऑब्जर्व किए हुए हैं। डेमोग्राफिक उसका हिंदी जनसांख्यिकी हमने बताया था, आप उसको लिख लेंगे। जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक का हिंदी होता है। और हमने बताया कि जनसांख्यिकी में बहुत सारी चीज ऑब्जर्व रहता है, बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे अवयव जो है इसमें अवशोषित है, ऑब्जर्व। तो डेमोग्राफिक का सबसे पहले, जनसांख्यिकी का सबसे पहले कंटेंट लिख लीजिए, फिर हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देंगे, तो आप इजी वे में समझ जाएंगे कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है और क्या करना है। तो डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी लिख के डैश दीजिए और उसमें लिखिए पॉपुलेशन, जनसंख्या। कॉमा लिखेंगे लिटरेसी रेशियो, लिटरेसी रेशियो। लिटरेसी रेशियो हो गया कि पढ़ा लिखा रेशियो कितना है, शिक्षित रेशियो कितना है, हिंदी में ये हो जाएगा। आगे इसमें चलेंगे, लिखेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो, मेल फीमेल का जो रेशियो है वो इसमें आ जाएगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो। कॉमा देके फिर लिखेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया होगा। कॉमा देके लिखिए फिर आगे लिटरेसी रेशियो हो गया। इनकम परचेजिंग पावर लिखिए, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर। एटसेट्रा कर दीजिए, ईटीसी कर दीजिए। इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। देखिए डेमोग्राफिक जो स्टडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेमोग्राफिक स्टडी बहुत ही जरूरी है। देखो डेमोग्राफिक स्टडी में ये होता है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपके कंट्री में पॉपुलेशन का क्या है, पॉपुलेशन किस तरह का है, क्या यंगेस्ट ज्यादा है या बड़े यंग ज्यादा है या ओल्ड ज्यादा है या बच्चे ज्यादा है, किस एज के लोग हैं। तो आप देखे होंगे डेमोग्राफिक स्टडी में इधर निकला था कि चाइना का जनरेशन जो है वो यंग जनरेशन कम है, रादर इंडिया में यंग जनरेशन ज्यादा है। तो पॉपुलेशन किस तरह की है ये डेमोग्राफिक का पार्ट है। दूसरा लिटरेसी पॉलिसी, कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोग अशिक्षित हैं, ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है कि कितने लोग लिटरेसी हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, लिटरेट कितने हैं, शिक्षित कितने हैं और अशिक्षित। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि पॉपुलेशन है तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, एम्प्लॉयमेंट का कितना स्कोप है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, यानी रोजगार कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, ये भी आप उससे देख सकते हैं। फिर आपका हो जाएगा कि चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ क्या है, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, तो ये भी आपका डेमोग्राफिक का पार्ट है। इससे ये पता चलता है कि उस कंट्री में कितने हैं और मेन कितने। ठीक है, अब हाँ सर, आप कंटिन्यू कर रहे हैं या मेरी बारी आएगी? नहीं सर, आपकी बारी आएगी सर, बस मैं इसको पूरा, बस हो गया सर कंप्लीट। और अच्छा। 2 टॉपिक सर और बच गया है, तो उसको आधा घंटा कभी मिलेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी कितना टाइम लगेगा? अभी सर 15 मिनट लगेगा सर, 15 मिनट अगर देते हैं तो कर लेते हैं। चलिए कर लीजिए। तो हाँ सर, ज्वाइन कर सकते हैं।